Hello students, now we are going to study RVSE class 10th Science chapter 4 Immunity and Blood Group पार्ट 2। और अभी पार्ट 1 में हम लोग ने स्टडी किया था इम्यूनिटी और एंटीजन के बारे में, और इस वीडियो में पार्ट 2 में हम एंटीबॉडी और ब्लड ग्रुप और साथ में एग्लूटिनेशन और एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के बारे में स्टडी करेंगे। जिसने भी अभी पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो उसको ज़रूर देखें, तभी इसके बाद ये पार्ट 2 समझ में आएगा। तो अब शुरू करते हैं हम एंटीबॉडी से। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स टू इंटरैक्ट विद एंटीजन। एंटीबॉडी क्या है? एक प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होती हैं और एंटीजन को इंटरैक्ट करने के लिए ही प्रोड्यूस होती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन। इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। द प्रोटीन ऑफ द एंटीबॉडी विच इंटरेक्ट विद द एंटीजन इज कॉल्ड पैराटोप। और जो पोर्शन एंटीबॉडी का इंटरेक्ट होता है एंटीजन से उसे हम पैराटोप कहते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एंटीजन का जो पार्ट एंटीबॉडी से जाके इंटरेक्ट होता है उसे हम एपिटोप कहते हैं। इसी प्रकार से एंटीबॉडी का वह पार्ट जो एंटीजन को इंटरेक्ट करता है उस पार्ट को हम पैराटोप कहते हैं। तो ये पैराटोप और एपिटोप में ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वाई शेप। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लेटर वाई की तरह ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और इसमें ये 4 स्ट्रक्चरल यूनिट से बना हुआ है। इसमें 2 ये पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है एक तो, और इसमें एक हैवी और एक लाइट दिख रहा है आपको। यहाँ पर जो ऊपर वाला पोर्शन है ये लाइट चेन है। इधर पर ये वाली लाइट चेन है और ये वाली हैवी चेन है। यहाँ पर लाइट चेन में ऊपर की तरफ एंटीजन बाइंडिंग साइट बनी हुई है, यहाँ पर एंटीजन आकर बाइंड होता है। और ये चूँकि ये 2 डाइमर से मिलके बना है, एक हैवी और एक लाइट, एक हैवी और एक लाइट, तो इस तरह से ये 2 डाइमर से मिलके बना है। और ये दोनों चेन के बीच में, चाहे ये हैवी चेन हो और लाइट चेन, ये दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बाउंड होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये अटैच रहता है। और दोनों हैवी चेन भी ये भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच रहती है। और ये इसमें ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये वेरिएबल पोर्शन है, और नीचे वाला ये पोर्शन है ये कांस्टेंट पोर्शन है। वेरिएबल पोर्शन को हम एफ ए बी रीजन भी कहते हैं। एफ का मतलब होता है फ्रेगमेंट और ए बी का मतलब है जहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट, तो इसको हम एफ ए बी भी कहते हैं। और ये इसका जो यहाँ पर जो स्टार्ट है, यहाँ पर ये पोर्शन है, इसका ये पोर्शन है NH2 अमीनो एसिड, यहाँ पर इसकी तरफ होता है। और ये कांस्टेंट पोर्शन होता है, इसका ये साइड होता है COOH की तरफ होता है। इसको हम FC भी कहते हैं क्योंकि इसमें F का मतलब होता है फ्रेगमेंट और C मीन्स कांस्टेंट पोर्शन, तो इसको हम FC पोर्शन भी कहते हैं, FC रीजन भी कहते हैं ये। तो इस तरह से ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में हम जो नोट्स होंगे वो इस तरह से हम इनको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एंटीबॉडी इज वाई शेप्ड, इट इज़ मेड अप ऑफ 4 स्ट्रक्चरल यूनिट। एंटीबॉडी वाई शेप्ड होता है, ये 4 स्ट्रक्चरल यूनिट से बना होता है। दे आर 2 हैवी एंड 2 लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। इनमें 2 तो हैवी होते हैं और 2 लाइट होते हैं। 1 हैवी एंड 1 लाइट टुगेदर फॉर्म एन HL डाइमर। एक हैवी और एक लाइट से एक HL डाइमर बनता है, इसलिए 2 HL डाइमर टुगेदर फॉर्म एन एंटीबॉडी। इसमें 2 HL डाइमर मिलके एक एंटीबॉडी को बनाते हैं। द H एंड L चेन इज जॉइंड विद डाइसल्फाइड बॉन्ड। अभी मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था कि H और L जॉइन होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। ईच हैवी चेन इज मेड अप ऑफ 440 अमीनो एसिड एंड लाइट चेन इज मेड अप ऑफ 220 अमीनो एसिड। Each heavy and light chain are divided into 2 parts, variable portion and constant portion. Variable portion है वो इस तरह से, this portion react with the antigen and is found
ऑन द NH2 एंड, ये NH2 एंड पर पाया जाता है और इस पर आके एंटीजन बाइंड होता है। इट इज टर्म्ड एज FAB रीजन, इसको FAB रीजन भी कहते हैं। कांस्टेंट रीजन है, दिस पोर्शन इज टुवर्ड्स COH साइड ऑफ द चेन एंड इट इज टर्म्ड एज FC रीजन, इसको हम FC रीजन कहते हैं। नेक्स्ट है हिंज रीजन, द ओरिजिन ऑफ द आर्म्स आर फ्लेक्सिबल एंड इज कॉल्ड हिंज रीजन, जहाँ पर ये आर्म्स का ओरिजिन होता है, ये वाला ये आर्म्स का ओरिजिन है, इसको हम हिंज रीजन कहते हैं। बिकॉज बीइंग फ्लेक्सिबल दिस रीजन permits the variable portion of the antibody to adjust according to the size of the antigen and react with it। और इसका ये रीज़न होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, तो फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये एंटीजन को इजीली बाइंड कर लेता है और ये उसी जहाँ पर एंटीजन होता है तो ये उस तरफ मूव करके एंटीजन को बाइंड करके और रिएक्ट करता है, इसलिए इसको हम हिंज रीजन कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज देयर आर 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी 5 तरह की होती है, इसको हम देखिए IG से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम ये 5 टाइप की एंटीबॉडीज़ को बताने जा रहे हैं। फर्स्ट है IgG, सेकंड IgE, थर्ड IgD, IgA एंड IgM। और इसको लर्न करने का तरीका है, आप इन 5 लेटर्स को गेम्ड जो स्पेलिंग है उसकी तरह आप लर्न कर सकते हैं। GAGEMAD, तो इनको लर्न करने का तरीका है। और इनको हम जो लैटिन वर्ड हैं, जैसे IG को हम गामा से प्रदर्शित करते हैं, IG को एप्सिलॉन से, IgD को डेल्टा से, IgA को अल्फा से और IgM को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका हम स्ट्रक्चरल यूनिट देखें तो स्ट्रक्चरल यूनिट में IgE और IgA, IgD ये तीनों तो मोनोमेरिक होते हैं। मोनोमेरिक का मतलब है कि केवल इसमें एक, मतलब इसके स्ट्रक्चर में एक होता है, एक मॉलिक्यूल होता है एक एंटीबॉडी का, जैसे कि हमने ये बनाया हुआ है, केवल 1 है। तो ये तीनों GED मोनोमेरिक होते हैं और IgA डाइमेरिक होता है, क्योंकि इसमें 2 एंटीबॉडी से मिलके बनता है, इसलिए इसको IgD में ये डाइमेरिक कहते हैं। और तीसरा ये लास्ट वाला 5th वाला है IgM, ये पेंटामेरिक होता है, इसमें एंटीबॉडी के 5 मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए इसको हम पेंटामेरिक कहते हैं। अब इसके हम फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे IgG का फंक्शन। ये IgG जो एंटीबॉडी है ये क्रॉस द प्लेसेंटा एंड रीच द एम्ब्रियो, ये मदर के प्लेसेंटा से बच्चे के फीटस के मतलब एम्ब्रियो में भी ये क्रॉस कर जाती है, इसलिए इसको हम IgG एंटीबॉडी कहते हैं। IgE वर्क्स ऑन बेसोफिल एंड मास्ट सेल, IgE एंटीबॉडी है, ये बेसोफिल और मास्ट सेल पर वर्क करती है और ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। IgD है, ये ह्यूमन सीरम में पाई जाती है और ये एक्टिवेट करती है बेसोफिल और मास्ट सेल्स को। और IgA ये मदर मिल्क में पाई जाती है, ये ह्यूमन जो बेबी होता है इन्फेंट उसको इम्यूनिटी प्रदान करती है। और IgM ये है फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन, ये एंटीजन जब जैसे ही पहुंचता है तो एंटीजन के रेस्पॉन्स से ई वाली IgM एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड एंड ब्लड ग्रुप। ब्लड के बारे में आप पहले भी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं और अभी आपने 2nd चैप्टर में भी पढ़ा था, तो इसमें हम थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे कि ब्लड क्या है, क्योंकि हमें ब्लड ग्रुप को भी समझना है, तो इसके लिए ब्लड के बारे में जानना ज़रूरी है। ब्लड इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ थिक, स्टिकी एंड रेड कलर्ड। इट इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पसल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कार्पसल्स, 3 तरह के ब्लड कार्पसल्स होते हैं। RBCs ये करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। WBCs ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को फ्रॉम द पैथोजन, मीन्स ये इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। और प्लेटलेट्स हैं, ये प्रिवेंट ब्लीडिंग, इसका मतलब है ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं।
और ब्लीडिंग को रोकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप के लिए ब्लड ग्रुप में 4 प्रकार से ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया गया है, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ। तो इसलिए इसको हम कलेक्टिवली कह देते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप, और इसको क्लासीफाई किया था कार्ल एंड स्टिनर ने। ब्लड ग्रुप को जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो ए बी और ओ ये एंटीजन है, ये कहाँ पर होते हैं। तो ये इनकी जो पोजीशन है वो आरबीसी की सरफेस पर होती है, और उस आधार पर आरबीसी की सरफेस पर ये पाए जाते हैं, इसलिए इसको हमने डिवाइड किया है एक तो ए बी एंटीजन और एक आर एच एंटीजन में। ए बी एंटीजन का मतलब है ए बी ओ ब्लड ग्रुप, और आर एच एंटीजन में आर एच ब्लड ग्रुप, इसमें आर एच पॉजिटिव होता है और आर एच नेगेटिव होता है। तो ब्लड ग्रुप के बारे में हमने थोड़ा सा ये लिखा हुआ है, इसको आप समझें। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर एंटीजन ब्लड ग्रुप कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू ग्रुप्स। एब्सेंस मतलब एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर ब्लड ग्रुप को ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है, और इन ग्रुप को हम ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप में जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप है, इसको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, ए बी एंड ओ। ए ब्लड ग्रुप का मतलब है इसमें एंटीजन ए होता है, बी ग्रुप का मतलब है इसमें एंटीजन बी होता है, और ए बी का मतलब है इसमें एंटीजन ए बी होता है, और ओ का मतलब है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आर एच ग्रुप या आर एच फैक्टर। इसको भी क्लासीफाई किया है कार्ल एंड स्टिनर ने, और उन्होंने सबसे पहले इसको देखा था एक मंकी की स्पीसीज होती है मकाका रेसस, जिसका साइंटिफिक नेम है मकाका मुलाटा। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने डिस्कवर किया था, और ये आर एच फैक्टर है, ये जो 85% पॉपुलेशन होती है उसमें तो आर एच पॉजिटिव होता है, और जो 15% लोग यानी बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो आर एच नेगेटिव वाले होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ आर एच फैक्टर्स। आर एच फैक्टर्स 5 तरह के होते हैं। इसको भी देखिए, आप इस तरह से लर्न करें, आर एच सी, आर एच स्मॉल सी, आर एच ई, आर एच स्मॉल ई एंड आर एच डी। और इन सब में आर एच डी, जिनके बारे में क्योंकि हम अभी स्टडी भी करेंगे आर एच फैक्टर के बारे में, तो वो अभी हम आर एच डी के ही बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। और आर एच डी होता है वो भी 85% पॉपुलेशन में यही सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आर एच डी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये प्रीडोमिनेंटली इम्यूनोजेनिक होता है। अब इसी आधार पर हम ये देखना है, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है, कौन सी एंटीबॉडी होती है, और हम कौन सा ब्लड ग्रुप किसे डोनेट कर सकते हैं और हम किसका रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप में कि किसमें क्या होता है और कौन डोनेट और कौन रिसीव कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये ब्लड ग्रुप है, ये ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। इस तरह से कुल मिला के कितने हो गए, ये 8 ब्लड ग्रुप हो गए हैं। अब इनको हम एंटीजन के आधार पर समझते हैं कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्यों हो गया है। देखिए, इसमें ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव का मतलब है इसमें एंटीजन ए है और इसमें आर एच एंटीजन भी है, और ए नेगेटिव का मतलब है इसमें सिर्फ ए एंटीजन है, इसमें कोई आर एच एंटीजन नहीं है। बी पॉजिटिव का मतलब है बी एंटीजन के साथ साथ आर एच एंटीजन भी है, और इसमें बी नेगेटिव का मतलब है इसमें केवल बी एंटीजन है और आर एच एंटीजन नहीं है। इसी तरह से इसमें ए बी पॉजिटिव में भी देखते हैं तो ए बी, ए और बी और आर एच, इसमें 3 एंटीजन है, और ए बी नेगेटिव में केवल ए और बी एंटीजन है। और ओ पॉजिटिव में हम देखते हैं इसमें ना तो ए है ना बी है, एंटीजन कोई नहीं है। ओ पॉजिटिव में केवल आर एच एंटीजन है, और ओ नेगेटिव में तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से ये वाली आपको लर्न है, ना तो इसमें ए एंटीजन है ना बी है ओ नेगेटिव में, और ना ही कोई आर एच है, आर एच एंटीजन है। अब इसी तरह से हम देखते हैं एंटीबॉडीज़ में, जैसे ए पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप होता है तो उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं बी, ये बहुत ध्यान देना जरूरी है। यदि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है तो एंटी बी होती है। ए नेगेटिव जिसका होता है तो ए नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप में
एंटी बी भी होती है और आर एच भी होता है। बी पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप होता है तो उसमें एंटी ए होता है और बी नेगेटिव में एंटी ए के साथ में आर एच होता है। बी पॉजिटिव जिसका होता है, ए बी पॉजिटिव होता है, उसमें एंटीबॉडी कोई नहीं होती है और ए बी नेगेटिव वाले में केवल एंटी आर एच होता है। ओ पॉजिटिव जिसका होता है उसमें एंटी ए बी होती है और ओ नेगेटिव वाले में एंटी ए बी के साथ में आर एच भी होता है। अब हम ये देखते हैं कि हम ए पॉजिटिव यदि जिसका ब्लड ग्रुप है तो वो किसे डोनेट कर सकता है अपना ब्लड। तो आप कैन डोनेट वाले, इधर आप कैन डोनेट में देखिए ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है ये। इधर ए पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है, तो इसका पता लगाने के लिए आप एंटीजन वाली लाइन में देखिए। यदि जिसके पास एंटीजन ए है और आर एच है तो वो उसको उस ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है। तो एक तो ए पॉजिटिव वाले पर तो है ही ए और आर एच, तो ये पॉजिटिव को कर सकता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इस लाइन में आप और देखिए कि ए और आर एच किस किस के पास है। जैसे इसके पास तो केवल ए है, इसके पास बी आर एच है। अब देखिए इसमें है ए बी पॉजिटिव के पास ए भी है और आर एच भी है और इसके अलावा किसी में नहीं है। तो ये देखना होता है कि ए पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप केवल ए और आर एच वाले को ही डोनेट कर सकता है, इसलिए इस लाइन में केवल ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव वाले दो ही मिले हैं। तो ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। इसी तरह से आप किसी और को भी देख लीजिए। चलिए आप ये देख लीजिए, बी नेगेटिव को देख लीजिए। बी नेगेटिव वाला किसको डोनेट कर सकता है, तो बी नेगेटिव वाला बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को। अब इसका हम पता लगाएंगे कि क्यों कर सकता है इसको। तो हम ये देखेंगे बी नेगेटिव वाले के पास कौन सी एंटीजन है, ओनली बी एंटीजन है। अब बी एंटीजन अब आप देखें कि किस किस में है बी एंटीजन, ना तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। बी एंटीजन एक तो बी पॉजिटिव के पास है, बी नेगेटिव के पास तो है ही, और बी एंटीजन एक तो ए बी पॉजिटिव के पास भी है, देखिए बी, और ए बी नेगेटिव के पास भी है बी एंटीजन। तो इस तरह से ये इनको कर सकता है, इसके अलावा और कहीं नहीं है। नेक्स्ट और कोई देख लें आप, ए बी पॉजिटिव देख सकते हैं आप। ए बी पॉजिटिव में भी देखें आप, जैसे ए बी पॉजिटिव किस किस को दे सकता है ब्लड ग्रुप, उसके पास कौन सा एंटीजन होना चाहिए, एक तो ए होना चाहिए, बी होना चाहिए और आर एच होना चाहिए। तो अब आप इसमें देखें एंटीजन वाली लाइन में कि कहीं भी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसके पास ए बी और आर एच तीनों हो, तो ऐसा तो कहीं नहीं है क्योंकि इसके पास केवल ए है, इसमें भी बी है, इसमें बी है। ए बी के साथ में आर एच आपको कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, केवल ए बी पॉजिटिव के पास है, बस वो उसी के पास है। तो केवल ये ए बी पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता है। चलिए अब आप ए बी नेगेटिव को भी देख लीजिए। ए बी नेगेटिव वाला किसको दे सकता है ब्लड, एक तो ए बी पॉजिटिव को से दे सकता है और ए बी नेगेटिव को दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि इसके पास कौन सा एंटीजन है, ए और बी दोनों एंटीजन है। अब आप ये देखें कि ए और बी दोनों एंटीजन ऊपर से नीचे तक कहाँ पर है, किसके पास है, तो ना तो इसके पास है ना इसके पास है। ए और बी इसके पास भी नहीं है, ना ही इसके पास भी नहीं है। किसके पास है ए और बी, एक तो ए बी पॉजिटिव के पास ए और बी है और ए बी नेगेटिव के पास भी ए और बी है। तो इसलिए ये ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव को ये अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। अब आप देखें ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव के पास कौन सा एंटीजन है, ओ पॉजिटिव के पास केवल आर एच एंटीजन है। आपने ऊपर से लेके अभी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, इन चारों में आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो पॉजिटिव होता है वो उस पर ही आर एच एंटीजन होता है, तभी वो पॉजिटिव होता है, और जिस पे आर एच एंटीजन नहीं होता है
तो वो नेगेटिव होता है। तो ये तो आपने समझा ही होगा। लेकिन अब हम ये देखना है कि अभी ओ पॉजिटिव किस किस को डोनेट कर सकता है। तो ओ पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप में आप क्या देख रहे हैं कि ए और बी एंटीजन तो है नहीं, केवल इसके पास आर एच एंटीजन है। तो ये डोनेट कर सकता है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव एंड ओ पॉजिटिव, क्योंकि इसमें ये देखना है कि आर एच एंटीजन किस किस के पास है। अब ये देखें, ए पॉजिटिव के पास आर एच एंटीजन है, बी पॉजिटिव के पास आर एच एंटीजन है, ए बी के पास भी है आर एच, और ओ के पास, ओ पॉजिटिव के पास खुद ही है आर एच एंटीजन। तो इस तरह से ये इन 4 ग्रुप को डोनेट कर सकता है। अब देखते हैं आप ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ओ के पास तो कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ना तो ए है, ना बी है और ना ए बी है। इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। तो इसीलिए ये कोई एंटीजन नहीं होने की वजह से ये सभी को डोनेट कर सकता है ब्लड, सभी ब्लड ग्रुप को, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। ये कैन डोनेट to all blood groups, so it is also called the universal donor. अब हमें ये देखना है कि ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति किसका ब्लड रिसीव कर सकता है। तो ए पॉजिटिव वाला व्यक्ति ए पॉजिटिव, ई नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव का ब्लड रिसीव कर सकता है, ले सकता है। क्यों ले सकता है, इसमें हमें ये देखना है कि जैसे यदि ए पॉजिटिव का व्यक्ति है लेकिन उसके पास क्या नहीं है, उसमें बी एंटीजन नहीं है, उसमें एंटीबॉडी कौन सी है, एंटी बी है। यदि एंटी बी है और यदि यहाँ पर बी एंटीजन भी होता तो क्या हो सकता था, फाइट हो सकती थी, तो ये इसको ब्लड नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यदि एंटीबॉडी बी है तो एंटीजन कौन सा होना चाहिए, एंटीजन बी नहीं होना चाहिए, एंटीजन ए हो या ओ, ए बी कोई, मतलब ए होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, ये देखना है। तो यहाँ पर यही ध्यान देना है कि ए पॉजिटिव का व्यक्ति किससे रिसीव कर सकता है, तो जिसके पास बी एंटीजन नहीं है। अब किस किस के पास बी एंटीजन नहीं है, एक तो इसके पास नहीं है ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव के पास भी बी एंटीजन नहीं है, और इन सभी के पास, इसके पास भी बी पे तो है ही बी एंटीजन, ए बी पर भी ए एंटीजन है। अच्छा अभी देखें ओ के पास, ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव, इसके पास भी बी एंटीजन नहीं है, तो इसलिए ये रिसीव कर सकता है ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव का ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है। अच्छा किसी और का भी देख लीजिए, आप देखें, अब आप बी पॉजिटिव का देख लीजिए। बी पॉजिटिव के पास एंटीबॉडी, सबसे पहले ये देखें एंटीबॉडी कौन सी है बी पॉजिटिव के पास, एंटी ए है। जिसके पास एंटी ए है तो वहाँ पर क्या क्या नहीं होना चाहिए, उसमें ए एंटीजन नहीं होना चाहिए। बी एंटीजन तो हो लेकिन ए एंटीजन नहीं होना चाहिए यदि जिसके पास एंटी ए है तो, क्योंकि यदि एंटी ए जहाँ पे मिल गया, हमने जिसको दे दिया जिसका ए जिसके पास ए एंटीजन है, और तो क्या होगा, दोनों के ब्लड ग्रुप में फाइट हो सकती है और वो डेथ भी हो सकती है, उसकी ब्लड की क्लोटिंग होने लगती है। अच्छा तो इसमें ये देखते हैं डिस्ट्रॉय हो जाती है उसकी आरबीसीज भी। तो हमें ये देखना है कि बी पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है, किससे रिसीव कर सकता है। तो बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति एक तो बी पॉजिटिव से रिसीव कर सकता है, बी नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव से और ओ नेगेटिव से रिसीव कर सकता है। बी नेगेटिव वाला व्यक्ति किससे रिसीव कर सकता है, बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से। अब इससे क्यों रिसीव कर सकता है, क्योंकि बी नेगेटिव में हमें ये देखना है कि इसमें एंटीबॉडी कौन सी है, एंटी ए है और आर एच है। यदि जिसके पास एंटी ए है और आर एच है तो वहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, एंटीजन ए और आर एच नहीं होना चाहिए। अब एंटीजन ए और आर एच ढूंढेंगे हम, एंटीजन वाली लाइन में नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें ए पॉजिटिव पे तो एंटी ए और आर एच है, इस पे ए है। यहाँ पर बी पॉजिटिव में देखें तो इस पे बी
लेकिन इसमें RH है तो इसको भी नहीं दे पाएगा। बी नेगेटिव में देखें तो यहाँ पर तो केवल बी है, तो इसको तो दे ही सकता है, ये अपने आप को तो दे ही सकता है। अच्छा इसमें देखते हैं, अब इसमें तो दोनों हैं, ए बी है और RH है, तो इसको तो दे ही नहीं सकता और ना ही इसको दे सकता है क्योंकि इसमें ए बी है, दोनों ही है। ओ पॉजिटिव में देखें तो इसमें RH एंटीजन है तो इसको भी नहीं दे सकता है। अब दे किसको सकता है, ओ नेगेटिव को दे सकता है। ओ नेगेटिव के पास क्योंकि कोई एंटीजन नहीं है इसलिए ये ओ नेगेटिव को ब्लड दे सकता है, सॉरी ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। इसलिए ये जो बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है वो बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, आप कोई और देखते हैं, जैसे ए बी पॉजिटिव को आप देख लीजिए। ए बी पॉजिटिव का व्यक्ति किससे ब्लड किस रिसीव कर सकता है, ए बी पॉजिटिव का व्यक्ति। तो इसका पता लगाने के लिए हम पहले देखेंगे कि इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं है। जब इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं है तो इसमें एंटीजन सारे होने चाहिए, ए हो, बी हो और RH भी हो, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं है तो एंटीजन इसमें सारे होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग इसके होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि ए बी पॉजिटिव का व्यक्ति है वो रिसीव कर सकता है किस किस का ब्लड, एक तो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव को। इसलिए ए बी पॉजिटिव वाले को कहा जाता है यूनिवर्सल रिसीवर, क्योंकि ये सभी से ब्लड ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, इसीलिए ये सभी से ब्लड ले सकता है। क्योंकि इसके पास यदि एंटीबॉडी होती तो फिर हमें एंटीजन में ये देखना पड़ता कि फिर एंटीजन नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी नहीं है तो ये सारे एंटीजन, जिनके पास सारे एंटीजन हैं, ये सभी प्रकार के एंटीजन है, ए है चाहे बी है चाहे ए बी हो चाहे RH हो अकेला, तो ये सभी से ब्लड रिसीव कर सकता है। चलिए इसके बाद हम कोई और भी देख सकते हैं, आप देख लीजिए ए बी नेगेटिव को देख लें। ए बी नेगेटिव वाला व्यक्ति किस किस से ब्लड को रिसीव कर सकता है, तो ए बी नेगेटिव में आप देखें, एक तो ये ए नेगेटिव, वी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ब्लड रिसीव कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके पास जो एंटीबॉडी है वो कौन सी है, RH एंटीबॉडी है। अब RH एंटीबॉडी में आप देखते हैं कि जिसके पास RH ना हो तो ये उसके से रिसीव कर सकता है। अब RH तो आपको तो भी बताया ही था कि जितने भी पॉजिटिव होते सबके पास RH होता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव, इन सब के पास RH होता है। तो इनको तो वो उनसे तो ले ही नहीं सकता है, रिसीव नहीं कर सकता है ब्लड। तो किससे रिसीव कर सकता है, जिनके पास RH फैक्टर नहीं होता है। तो जितने भी नेगेटिव होते हैं उनके पास RH नहीं होता है, तो जितने भी सारे नेगेटिव वाले हैं उनसे वो रिसीव कर सकता है। इसलिए इसका ए नेगेटिव, वी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से ये ब्लड रिसीव कर सकता है। अब नेक्स्ट है, कोई क्वेश्चन इस तरह से ही पूछ सकते हैं कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो वो किसका ब्लड रिसीव कर सकता है, आंसर विल बी ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। और क्यों कर सकता है उसका भी आंसर ये होता है कि पहले आप एंटीबॉडी देखिए, एंटीबॉडी जिसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होता है उसके ब्लड में एंटीबॉडी कौन सी होती है, ए बी एंटीबॉडी होती है। तो अब हमें जब ब्लड रिसीव करना होता है तो उसका एंटी ए बी नहीं होना चाहिए। अब ए और बी दोनों नहीं हो तो वो ऐसा किसका ब्लड ग्रुप होगा कि ए और बी दोनों ही ना हो। तो अभी तक हमने इतने सारे ब्लड ग्रुप देखे, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, इन सभी में ही एंटीजन, किसी में ए किसी में बी, ये तो होता ही है, लेकिन किस में नहीं होता है, तो ये देखते हैं ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव में नहीं होता है, ना तो ए होता है ना बी होता है, इसलिए ये इनको दे सकता है। चलिए अब ओ नेगेटिव का देखते हैं। ओ नेगेटिव में देखें, ओ नेगेटिव जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो वो किसका ब्लड रिसीव कर सकता है, तो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है वो केवल ओ नेगेटिव वाला ही व्यक्ति का ब्लड रिसीव कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी कौन सी है, एक तो ए बी और RH तीनों ही होते हैं इसमें।
एंटीबॉडी ए, बी और RH जब ये तीनों ही होते हैं तो अब हमें ये देखना है कि हमें ऐसे ब्लड ग्रुप का ले सकते हैं जिसमें एंटीबॉडी ए, बी और RH ना हो। तो इस लाइन में आप देखें तो ये तो सभी में ए, बी और RH है, केवल O नेगेटिव को छोड़ के। तो O नेगेटिव वाला व्यक्ति केवल O नेगेटिव वाले व्यक्ति से ही ब्लड ले सकता है। इस तरह से ये ब्लड कौन किसका ले सकता है, दे सकता है, ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा RH मिसमैच। इसके लिए आपके लिए एग्जाम्पल है अग्लूनिटेशन और अरेथोब्लास्टोसिस फिटालिस जो RH मिसमैच से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अग्लूटिनेशन। इसमें देखना है कि when blood from RH पॉजिटिव पर्सन ट्रांसफर टू RH नेगेटिव पर्सन, जब किसी व्यक्ति का ब्लड RH पॉजिटिव व्यक्ति है और उसके ब्लड को हम दे देते हैं किसी RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को दे देंगे तो क्या होगा, एंटी RH एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगी। यदि हमने ऐसा किया तो जो एंटीबॉडी किस प्रकार की होती हैं, एक तो IgG टाइप की एंटीबॉडी होती हैं, वो डेवलप हो जाएंगी और ये एंटीबॉडी क्या कर देंगी, दिस एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय RH एंटीजन ऑन RBC सरफेस, और ये एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर देंगी RH एंटीजन को जो RBC की सरफेस पर पाया जाता है उसको। और वो ब्लड में ये कहाँ से आया था, RH पॉजिटिव व्यक्ति से जो ब्लड आ रहा है उसके ब्लड में पाए जाने वाली जो सरफेस पर RBC की सरफेस पर RH एंटीजन है उसको ये एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर देंगी। ड्यू टू देयर इज क्लम्पिंग ऑफ RBC अकर, इससे क्या होगा कि RBCs में क्लम्पिंग होने लगेगी, क्लस्टर बनने लगेंगे RBCs के, और ये क्लम्पिंग को हम क्या कहते हैं, अग्लूनिटेशन कहते हैं। जैसे कि ये आप ये डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये देखिए डोनर का ब्लड है RH पॉजिटिव, इसमें ये RH पॉजिटिव ब्लड है, इसकी यहाँ पर ये एंटीजन RH पॉजिटिव है इसमें और ये RH नेगेटिव का ब्लड है। अब इसमें जब ये इसको हमने RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को RH पॉजिटिव का ब्लड ट्रांसफ़र किया तो क्या हुआ उसमें, ये बाई आप ये देख रहे हैं ये एंटीबॉडी IgG टाइप की एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और ये IgG टाइप की एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, RBC की सरफेस पर पाए जाने वाले जो RH एंटीजन है ना, ये RBC की सरफेस है, इस पर ये आप एंटीजन देख रहे हैं, ये एंटीजन पाया जाता है RBC की सरफेस पर, ये एंटीजन है, तो ये इसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। और जब RBC का एंटीजन ये डिस्ट्रॉय होगा तो उससे क्या होगा कि RBCs में फिर क्लम्पिंग होने लगेगी, ये सभी RBCs में ये क्लम्पिंग होने लगेगी और क्लम्पिंग यानी ये सभी RBCs क्लस्टर झुंड बना लेंगे, ग्रुप में इकट्ठी हो जाएंगी और क्लम्पिंग होने को हम अग्लूनिटेशन कहते हैं। अब मान लो ये अग्लूनिटेशन होता है तो उसका क्या प्रभाव होगा, इसका देखिए, ड्यू टू दिस RBCs आर डिस्ट्रॉय, एक तो इससे RBC डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और ड्यू टू देयर डिग्रेडेशन लार्ज अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड, और इनके डिग्रेडेशन होने से क्या होगा, RBCs डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, RBCs ख़त्म होने लगेंगी तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लगती है और इससे क्या होगा, दिस अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ लिवर एंड स्प्लीन, और इससे हमारा लिवर और स्प्लीन भी प्रभावित होगा क्योंकि जब ये RBCs जब डिस्ट्रॉय होती हैं तो RBCs कहाँ जाकर इकट्ठी कहाँ पर पहुँचती हैं, जब डिस्ट्रॉय होती हैं तो ये स्प्लीन में जाके पहुँचती हैं, इसीलिए तो स्प्लीन को ग्रेवयार्ड कहा जाता है, RBCs का कब्रिस्तान कहा जाता है स्प्लीन को, यहीं आके पहुँचती हैं। जब स्प्लीन में जाके जब इकट्ठी इतनी सारी भारी मात्रा में जब RBC डिस्ट्रॉय होंगी और सारी एक साथ स्प्लीन में जाके पहुँचेंगी तो स्प्लीन अफेक्टिव होगा इससे, और स्प्लीन अफेक्टिव होगा तो इससे साथ में लिवर भी अफेक्टिव होगा और लिवर से ये बिलिरुबिन की मात्रा लार्ज अमाउंट में बिलिरुबिन सिक्रेट करने लगेगा, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी और बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, हमारा जो किडनी का सिस्टम है वो फेल हो जाएगा और किडनी फेल होने से डेथ ऑफ ए पर्सन, और उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। तो सारे ऑर्गन्स जो होते हैं, लिवर है, स्प्लीन है, किडनी है, ये सभी एक साथ फंक्शनिंग करते हैं और सभी का सभी से अटैचमेंट रहता है, कोई भी एक लिवर डिस्टर्ब होने से
अन्य दूसरे अंग पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से उससे डेथ ऑफ ए पर्सन, व्यक्ति की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। इसमें ये भी एक मिसमैच का एग्जाम्पल है। इसको हम हीमोलिटिक डिसीज कहते हैं। इन न्यूबॉर्न ड्यू टू RH mismatch, this occurs when RH negative pregnant mother हैज RH पॉजिटिव फीटस। अब इसमें आपको देखिए ये चीज़ ध्यान देने योग्य है कि ये न्यूबॉर्न में होती है, तो RH मिसमैच से होती है, तो आप समझ ही रहे हैं RH मिसमैच से, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब यदि जो प्रेग्नेंट मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव हो और उसके जो फीटस होता है, उसका बेबी अंदर होता है जो बॉम्ब में, उसका ब्लड ग्रुप होता है RH पॉजिटिव, तो क्या होगा, जो ड्यूरिंग जो फर्स्ट डिलीवरी होगी मदर की, उसमें जब फर्स्ट डिलीवरी के दौरान क्या होगा कि जो फीटस का जो ब्लड है डिलीवरी के दौरान, वैसे तो नहीं है, लेकिन जब डिलीवरी के समय ऐसा होता है कि फीटस का जो ब्लड होता है मदर के ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है, और इससे क्या होता है कि ड्यू टू दिस मदर इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस IgG एंटीबॉडी, और उससे क्या होगा कि मदर का जो इम्यून सिस्टम में फिर IgG एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लगेंगी। जब दो प्रकार के ब्लड RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव मिक्स होते हैं, अभी बताया था हमने एग्लूनिटेशन में, तो उसमें क्या होता था कि यदि दो तरह के ब्लड मिक्स होते हैं तो उससे IgG एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी। तो इसमें भी वही है कि यदि फीटस का डिलीवरी के दौरान जब फीटस का ब्लड माँ के ब्लड में मिल जाता है तो IgG एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी। लेकिन अब क्या होगा कि इसमें काफ़ी टाइम लगता है डिलीवरी के दौरान, और प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बीच में काफ़ी टाइम का डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, तो जो फर्स्ट डिलीवरी हो जाएगी वो तो नॉर्मल हो जाती है। इसमें द फर्स्ट डिलीवरी विल बी नॉर्मल, सो द फर्स्ट डिलीवरी इज़ नॉर्मल। लेकिन जब क्या होता है कि जब इसका प्रभाव जब देखने को मिलता है जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, इफ़ इन नेक्स्ट प्रेगनेंसी फीटस इज़ RH पॉजिटिव, यदि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में फीटस RH पॉजिटिव है और RH एंटीबॉडी प्रेजेंट इन मदर्स ब्लड, और RH एंटीबॉडी अब मदर के ब्लड में क्या हो गई थी, पहली प्रेगनेंसी, पहली जब डिलीवरी हुई थी मदर की, तो उस समय उसमें क्या हुआ था कि RH एंटीबॉडी बन गई थी। तो अब RH एंटीबॉडी जब मदर के ब्लड में बन गई है और RH पॉजिटिव अब फीटस फिर से जब होता है सेकेंड डिलीवरी के दौरान, तो ये RH एंटीबॉडी क्या करेंगी, ये RH एंटीबॉडी आपने भी पहले अभी जो हमने इम्यून सिस्टम में अभी इसके पहले हमने पढ़ाया था IgG एंटीबॉडी, ये कहाँ पर क्रॉस हो जाती हैं, ये प्लेसेंटा से एम्ब्रियो में क्रॉस हो जाती हैं, तो ये माँ के प्लेसेंटा से जी एम्ब्रियो में चली जाएंगी और फीटस की उससे क्या होगी, फीटस के ब्लड में जाके ये मिल जाएंगी, तो इससे क्या होता है, फीटस की डेथ हो सकती है। अग्लूनिटेशन अकर्स इन फीटस ब्लड, इससे क्या होगा, फीटस के ब्लड में अग्लूनिटेशन हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें, दिस कैन लीड टू डेथ ऑफ द फीटस इन मदर्स बॉम्ब, और उसकी डेथ मदर्स के बॉम्ब में ही हो जाती है। इफ़ इट इज सर्वाइव्स, और मान लो यदि कभी कभार सर्वाइव भी हो जाता है वो बच्चा, तो क्या होगा, न्यूबॉर्न विल बी वीक, तो बच्चा या तो कमज़ोर रहेगा या फिर उसे कोई ना कोई हेपेटाइटिस जैसी बीमारी से वो हमेशा के लिए सफ़र करेगा। अच्छा, यदि ऐसा होता भी है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्योर, इसके लिए कभी कभी अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था कि यदि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस की कंडीशन है तो उसमें मदर को उससे बचने के लिए, क्योर करने के लिए कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्योर के बारे में। मदर इज वैक्सीनेटेड विद IgG एंटीबॉडी विद इन 24 आवर्स, मदर को फर्स्ट डिलीवरी के दौरान ही IgG एंटीबॉडीज़ का वैक्सीन दिया जाता है। इस एंटीबॉडी को हम, दूसरा नेम है इसका रोगम एंटीबॉडी भी कहते हैं। फीटल ब्लड इज रिप्लेस्ड इन न्यूबॉर्न बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और या फिर दूसरा क्योर करने का तरीका ये भी है कि जो फीटल का ब्लड होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा। तो इसको दो तरीके से इस वाली एरिथ्रोब्लास्टोसिस की कंडीशन से बचाया जा सकता है बेबी को। एक तो वैक्सीन
फर्स्ट डिलीवरी के दौरान या तो वैक्सीन दे दिया जाए या फिर जो न्यू बॉर्न होता है उसका ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाए। तो इस प्रकार से दोनों ही कंडीशन में बेबी को बचा लिया जाता है। और अब हमारा जो थर्ड पार्ट होगा उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एंड ऑर्गन डोनेशन के बारे में पढ़ेंगे। और अभी आपको ये जितना भी ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में जो भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड अभी हम आपको अपनी स्लाइड में क्वेश्चंस देंगे जिनको आपको सॉल्व करना है। और इसी प्रकार से आप वीडियो को ध्यान से समझें और पढ़ते रहें। थैंक यू।